नमस्कार, मैं हूं शोभा मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन खबर तो समझिए। और सबसे पहले बात तिरंगे की ताकत की। दुनिया में भारत की ताकत क्या है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यूक्रेन में युद्ध की विभीषिका के बीच तिरंगे को सेफ पैसेज मिल रहा है। यहां तक कि पाकिस्तान के छात्र भी भारतीय तिरंगे को ढाल बना रहे हैं। यूक्रेन से हाजीपुर लौटे एक छात्र ने इस बात का खुलासा भी किया है और तस्वीरें भी साझा की है। आप भी देखिए, फिर खबर तो समझिए। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। हथियार आग उगल रहे हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तीसरे विश्व युद्ध के बादल दुनिया पर मंडरा रहे हैं। लेकिन इन तमाम हालातों के बीच एक तस्वीर जो निकलकर सामने आई है वो गर्व करने वाली है। ये तस्वीर कोई साधारण तस्वीर नहीं है, बल्कि भारत की ताकत है जिससे दुनिया वाकिफ हो रही है। इस तस्वीर में जो भारत का तिरंगा थामे छात्र दिखाई दे रहे हैं वो पाकिस्तानी छात्र हैं। जी, अपनी जान बचाने के लिए और सेफ पैसेज के लिए इन्होंने तिरंगे को ढाल बनाया और सेफ्टी बॉर्डर तक पहुंचने में कामयाब भी रहे। ये तस्वीरें खुद पाकिस्तानी छात्रों ने शेयर की हैं। ऐसे समझिए कि एश्योरिटी है सेफ्टी की। वहाँ पे अगर जो बच्चे बस कर रहे हैं वो बस के आगे पीछे सब जगह इंडियन फ्लैग ही लगा के निकल रहे हैं ताकि सेफ रहें। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान के बच्चे हैं, अभी मैं यहाँ पे था तो मेरे फ्रेंड्स वहाँ से सेंड कर रहे थे मुझे फोटोज, उसमें पाकिस्तान के बच्चे भी इंडियन फ्लैग लगा के और वहाँ बस से निकले हैं ताकि सेफली बॉर्डर क्रॉस कर सके। मतलब साफ है कि भारत का तिरंगा मतलब सुरक्षा की गारंटी। फ्लैग लगाओ कोई भी व्हीकल पे और निकल लो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। विदेश में तिरंगे की ताकत क्या है, ये इन तस्वीरों से पूरी तरह साफ है। वाकई ये तस्वीरें सीना चौड़ा कर देती हैं। बहुत है, मतलब कि हमारे यूनिवर्सिटी में भी 10-15 पाकिस्तान के लोग थे, पर अभी जो मेरे पास फोटोज आया था उसमें मतलब कि 20 लोग थे पाकिस्तान के जो एक साथ थे, एक बस में से जा रहे थे। उन्होंने फोटो डाला है खुद नेशनल फ्लैग के साथ कि हम इंडियन फ्लैग लेके निकले हैं और सेफली बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं। वो ये भारत की ताकत ही है जिससे दुनिया वाकिफ हो रही है। इधर यूक्रेन से लोगों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा की धार तेज है। गुरुवार को भी 4 विमानों से 798 भारतीय वापस लौटे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हाजीपुर से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब खबर तो समझिए कि तिरंगे की ताकत के पीछे आखिर वजह क्या है। तिरंगे की ताकत के पीछे भारत की कूटनीति क्या है, मोदी सरकार की वैदेशिक नीतियां क्या है। सोवियत संघ के जमाने से ही रूस के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हैं, प्रगाढ़ हैं। 1970 से भारत का रूस के साथ द्विपक्षीय रिश्ते बेहद मजबूत हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जंग के 7वें दिन यानी कि कल पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की थी। पुतिन ने खार्किव में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने का भरोसा भी दिया है। गौरतलब हो कि पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच यूक्रेन युद्ध के बीच कल दूसरी बार बातचीत हुई। जंग के दौरान पहली दफे जब पीएम मोदी ने पुतिन से बातचीत की थी तब उन्होंने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने पर जोर दिया था। बात अगर यूक्रेन की करें तो यूक्रेन के साथ भारत के सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध हैं और सोवियत संघ का विघटन होने के बाद यूक्रेन को पहले मान्यता देने वाले देशों में से भारत एकमात्र देश है। यूक्रेन निवासियों में भारतीयों के लिए बेहद सम्मान है। यूक्रेन से भारत में निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं कृषि उत्पाद, प्लास्टिक और पॉलीमर है। कीव खाना पकाने के तेल का एक महत्वपूर्ण सप्लायर है और इसके साथ ही पिछले साल भारत में लगभग 74% सूरजमुखी तेल का आयात यूक्रेन से ही किया गया था। और साथ ही साथ भारत फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी,
रसायन, खाद्य उत्पादों का आयात करता है। और इस युद्ध के माहौल में भारत की भूमिका तटस्थ की है, यानी कि कुल मिलाकर भारत की भूमिका तटस्थ के होने की वजह से इस तरह की परिस्थिति में झंडे को इतना ज्यादा सम्मान दिया जा रहा है। बदलते दिन के साथ रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा युद्ध और भी ज्यादा भीषण होता जा रहा है। जंग रोकने के लिए दोनों देशों के बीच बुधवार को दूसरे दौर की जो बातचीत होनी थी वो तो हुई नहीं, उल्टे दोनों तरफ से तल्ख जुबानी और तेज होती जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ये जंग थमेगा कैसे। बेतुके बयान बिगाड़ रहे हैं काम। युद्ध को टालें, आग में घी ना डालें, न करें मौत का बखान, बंद रखें जुबान। चलेगी जुबान तो कैसे थमेगी जंग। दोनों तरफ से आक्रमण के दावे किए जा रहे हैं। एक दूसरे को नेस्त नाबूद करने की धमकियां दी जा रही हैं। दोनों तरफ से युद्ध की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। मतलब ये कि बर्बादी की आग तो बढ़ाई जा रही है, या यूं कहें कि जंग की जो आग लगी है उसे और हवा देकर भड़काई जा रही है। भला क्यों? किसी देश का सैनिक मरे या सिविलियन, मौत मानवता की ही हो रही है। यूरोप में लगी युद्ध की आग की लपटें हर देश में देखी जा रही हैं। अर्थव्यवस्था वैश्विक होने की वजह से हर देश में तपन महसूस की जा रही है, लेकिन जंग रोकने का कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा और जो लड़ रहे हैं वो अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। मसलन यूक्रेन की सेना ने ऐलान किया है कि अब हम बचाव नहीं जवाबी कार्रवाई करेंगे। वहीं रूस के खिलाफ यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी हुंकार भरी और कहा कि यूक्रेनियन हर आक्रमणकारी को पता होना चाहिए कि उन्हें यहां कुछ नहीं मिलेगा, किसी पर विजय प्राप्त नहीं होगी। यहां तक कि अगर वे अधिक उपकरण और अधिक लोगों को जमा कर सकते हैं तो ये उनके लिए कुछ नहीं बदलेगा, वे हर जगह नष्ट हो जाएंगे। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का दावा है कि उसने अब तक की इस जंग में रूस के 9,000 सैनिकों को मार गिराया है, 30 एयरक्राफ्ट को तबाह किया है, 31 हेलीकॉप्टर को बर्बाद किया है, 217 टैंक ध्वस्त हुए हैं, जबकि 60 सैन्य ट्रकों, 3 ड्रोन और एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को नाकाम किया है। लेकिन यूक्रेन के इस युद्ध ने क्या क्या गंवाए हैं इसकी कोई जानकारी नहीं दी है। वहीं रूस की तरफ से भी कई दावे किए जा रहे हैं। मसलन यूक्रेन के अहम शहर खेरसान पर अब रूस का कब्जा है। हमले के बाद 10 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर भाग गए हैं। यूक्रेन के साथ बातचीत को तैयार, लेकिन नहीं बंद होंगे हमले। जंग के बीच यूक्रेन में एक रूसी को पकड़ने का दावा किया गया और उसके हवाले से आरोप लगाया गया। अपने सैनिकों को आम नागरिकों को मारने का भी आदेश दे रखा है रूस। तो वहीं रूसी विदेश मंत्री ने आरोप लगाया है वॉशिंगटन से ऑर्डर लेता है यूक्रेन। जरा सोचिए, क्या ये ऐसे बयान हैं जिससे जंग की धधकती ज्वाला ठंडी हो जाए? कतई नहीं। युद्ध की गर्मी को शांत करने के लिए जुबान की नरमी बेहद जरूरी है। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में जुबानी तलखी भी साफ सुनाई दे रही है। इस बीच भारत की ओर से युद्ध में फंसे नागरिकों की एयरलिफ्ट करने का काम और तेज कर दिया गया है। पिछले 24 घंटों में 15 फ्लाइट्स के जरिए 3,000 से ज्यादा भारतीयों को स्वदेश लाया गया। ऑपरेशन गंगा में कुल 30 फ्लाइट्स लगाए गए हैं और अभी तक 6,400 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। During the last 24 hours, we had 15 flights, and the next 24 hours, we are expecting 18 flights. Of these, 3 would be Indian Air Force C-17 flights, and the other flights are commercial. Just wanted to list. We have almost major airlines there: Air India, Indigo, SpiceJet, and Go First or Go Air. यकीनन ये बेहद जरूरी है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब खतरनाक मोड़ पर आ पहुंची है। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव को चारों तरफ से घेर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बिहार से बता रहे हैं, जहां शराब माफिया के खिलाफ और भी ज्यादा सख्ती को बढ़ाया जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये कार्रवाई की जाएगी। सभी जिलों के एसपी, एसएसपी, डीएम को ये निर्देश दिए गए हैं। बिहार से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। शराब माफियाओं के खिलाफ और भी ज्यादा सख्ती बढ़ाई जाएगी। बड़ी खबर बिहार से इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बिहार में अवैध शराब का धंधा कर पैसा कमाने वालों की अब खैर नहीं। बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए तय कर लिया है कि अब शराब माफियाओं के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत कार्रवाई होगी। इस संबंध में आज अमृत राज, जो पुलिस महानिरीक्षक मद निषेध हैं, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बिहार के तमाम जिलों के एसपी, एसएसपी और जिला अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और शराब माफियाओं के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत प्रस्ताव राज्य पुलिस मुख्यालय भेजने का निर्देश दिया है। इस बैठक में बिहार के डीजीपी भी मौजूद थे। जाहिर तौर पे इसके पहले ड्रोन की मदद से अवैध शराब का धंधा करने वालों की कमर तोड़ी जा रही थी। उसके बाद हेलीकॉप्टर से उन पे नजर रखी जा रही थी। अब हेलीकॉप्टर में ड्रोन लगाकर ऐसे अवैध शराब का धंधा करने वालों की पहचान की जा रही है। लेकिन इस एक्ट के बाद शराब के धंधा करने वाले लोग जो अवैध रूप से पैसा कमा रहे थे, उनकी कमर को बिहार पुलिस तोड़ कर रख देगी। तो जाहिर तौर पर बिहार में अब अवैध शराब का धंधा करने वालों की खैर नहीं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और चलिए अब समझते हैं कि क्या है ये मनी लॉन्ड्रिंग। अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाना, यही मनी लॉन्ड्रिंग होती है। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धन को छुपाने का एक तरीका है और मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से धन ऐसे कामों या निवेश में लगाया जाता है कि जांच करने वाली एजेंसियां भी धन के सोर्स का पता नहीं लगा पाती है। जो व्यक्ति धन की हेरा फेरी करता है उसको लाउंडर कहा जाता है और इस कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। और इसी एक्ट के तहत अब बिहार में शराब माफियाओं के खिलाफ सख्ती और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। यानी कि इन तमाम बातों का ख्याल रखते हुए ही शराब माफियाओं के खिलाफ अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अब बात बिहार में योगी मॉडल की। बिहार में भी कब्जे वाली अवैध जमीन पर बुलडोजर चलेगा। जी हां, आज सदन में भू राजस्व मंत्री ने ये पूरी तरह साफ कर दिया है। पूरी रिपोर्ट देखिए और फिर खबर तो समझिए। जमींदोज होती इस इमारत को देखिए, देखिए कैसे ये बुलडोजर इस इमारत का नामो निशान मिटाने में लगा है। तस्वीरें बिहार की नहीं बल्कि यूपी की है। जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से यूपी में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलना आम बात है। चाहे वो मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली का अवैध निर्माण हो या फिर अतीक अहमद की बहुमंजिली इमारत। बड़ी बात यह है कि अब उत्तर प्रदेश की तरह ही बिहार में भी अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलेगा। अवैध कब्जे पर बनी 10 मंजिला इमारत को भी सरकार तोड़ देगी, ये कहा बिहार के भूमि और राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने जो कहा है कि वो अवैध जमीन पर बना लिया है और मिली भगत से बना लिया है, तो मिली भगत की कोई जानकारी देंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, जिस व्यक्ति ने बनाया है जामा मंदिर रद्दीकरण के बाद, चाहे 10 मंजिला मकान हो, उसको बुलडोजर चला दिया जाएगा। दरअसल सीपीआईएम विधायक अजय कुमार ने बिहार विधानसभा में अवैध कब्जे का मुद्दा उठाया था। अजय कुमार ने दलितों की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला उठाते हुए कार्रवाई की मांग की, जिसके जवाब में भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि सरकार जमीनों पर अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं करेगी, उस पर कब्जा कर बनाए गए मकान को ध्वस्त कर देगी। यानी कि जिन लोगों ने भी सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है, उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब खबर को समझते हैं। यूपी में इस वक्त चुनाव चल रहा है। 2017 में यूपी के सीएम यानी कि योगी आदित्यनाथ ने सीएम की शपथ लेते ही एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन किया था। टास्क फोर्स ने अवैध कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर का खूब प्रयोग किया और उसी तर्ज पर अब बिहार में भी बुलडोजर से कब्जा
हटाया जाएगा। आज भू एवं राजस्व मंत्री ने सदन में साफ लफ्जों में कह दिया है कि बिहार में जमीन विवाद से जुड़े मामले सबसे ज्यादा हैं और बिहार में 60% अपराध का कारण भी जमीन से जुड़े विवाद का ही है और ऐसे में भूमि विवाद को खत्म करने के लिए सरकार की ओर से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। अब बात दुर्लभ सिक्कों की। बिहार के अररिया से तकरीबन 2 साल पुराने सिक्के मिले हैं। सिक्कों से जाहिर है कि सिक्के हिंदू राजवंश के हैं। हालांकि अभी ये शोध का विषय है। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। अररिया में दुर्लभ सोने के सिक्के मिले हैं जिस पर सनातनी देवी देवताओं के चित्र हैं। शहर के नवरत्न चौक पर एक सोनार के पास जब युवक इन सिक्कों को बेचने पहुंचा तो इन दुर्लभ सिक्कों को देख सोनार हैरान हो गया। व्यवसायी ने पुराना सिक्का देखकर जब पूछताछ की तो युवक वहां से सिक्के छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद सोनार ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने इन दुर्लभ 9 सिक्कों को जब्त कर लिया है। इन सिक्कों पर 18 से 18 साल छपा हुआ है। इन दुर्लभ सिक्कों में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की तस्वीर भी बनी हुई है। हालांकि सिक्कों की जांच के लिए इन्हें अभी पुरातत्व विभाग भेजा गया है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि ये कब का सिक्का है। साथ ही सिक्का बेचने आए युवक की तलाश भी की जा रही है। इससे पहले इसी तरह के सिक्के पटना के महावीर मंदिर की दान पेटी में मिले थे। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।